सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से तो हम रोज़ ही बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम ज़रा नज़र डालेंगे कि दुनिया भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। यूरोप में कोरोना से निपटने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए, अमेरिका में बढ़ती अमवात की आखिर वजह क्या है, क्या वहाँ पर बेहतर इंतजाम का फुकदान है या फिर नॉन सीरियसनेस है, शहरी किस सूरत हाल से दो चार हैं, लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ आज हम अपने नुमाइंदगान से जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं वहाँ पर जानेंगे। अमरीका से हमें ज्वाइन करेंगी नासिर क़य्यूम, बरतानिया की सूरत हाल में बताएंगे मीर इकराम, इटली से हमारे साथ हैं मुस्तकीम गौरी और जर्मनी से मकामी सहाफ़ी हैं शमसुल हक, जबकि कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान। तो अब तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में मौजूद नासिर क़य्यूम से, हमारे नुमाइंदे हैं। नासिर, क्या देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल है अमेरिका में? हम देख रहे हैं कि अभी जानी नुकसान की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है। वजूहात क्या है इतनी हलाकतों की? जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, उसके हवाले से उसमें थोड़ी सी कोई उम्मीद पैदा हुई है। जो केसेस हैं पिछले 2 हफ्ते में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज के दिन में तकरीबन आप समझ रहे हैं कि 250 के करीब केसेस जो हैं वो आए हैं न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क के हवाले से बात करता हूँ। ओवरऑल जो सिचुएशन है अमेरिका की, वो तकरीबन 6 लाख के करीब एक्टिव केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और जिसमें से तकरीबन 24,000 के करीब हलाकतें जो हैं वो तकरीबन पहुँच चुकी हैं। सबसे जो हार्ड हिट स्टेट है न्यूयॉर्क, जिसका बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे इस वक्त तकरीबन 2 लाख के करीब केसेस हैं एक्टिव, और 10,500 के करीब जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। रीज़न जो है वो उसकी मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें ख्याल नहीं किया गया इस बात का कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस थी उनको रोका जाता, वो उसी तरह चलती रही और आज भी उसी तरह मतलब कम चल रही हैं, लेकिन अब भी चल रही हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा यूरोप से जो है वो जो तहकीक हुई है सामने आई है कि यूरोप से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इंपोर्ट हुए अमेरिका में। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मास ट्रांजिट सिस्टम है वहाँ पे, अंडरग्राउंड ट्रेन जो है न्यूयॉर्क की, उसको बंद नहीं किया गया। आपको जैसे पता है कि स्टेट जो है न्यूयॉर्क स्टेट बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबादी है यहाँ पे, 70 से ज़्यादा ममालिक के शहरी यहाँ पे रहते हैं, और उन लोगों ने ये जो है वो ट्रांजिट सिस्टम को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा क्योंकि चल रहा था। तो उस वजह से क्लोज इन्वायरमेंट थी वहाँ पे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जो फैलाव की अमेरिका में। अगर इसको रोक लिया जाता और इसको बंद कर दिया जाता तो इतनी बड़ी तादाद में खुसूसन न्यूयॉर्क में इतने ज़्यादा केसेस शायद रिपोर्ट ना होते। इसी हवाले से देखें आपकी डॉक्टर फाउची के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हैं और जिनका भी रिफ्ट भी चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, एज यूजुअल जो तकरीबन तमाम ही लोगों से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से तकरीबन चल चुकी है, तो वो भी उनका भी कहना था कि कुछ मौसर इकदाम किए जा सकते थे लेकिन वो नहीं किए गए, जिस वजह से इतना ज़्यादा जो कोरोना वो है वो फैला। तो ये है सूरत हाल इस वक्त। तो नासिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वो बर वक्त इकदाम नहीं किए गए, लेकिन अब अमेरिका में लॉकडाउन कितना मौसर साबित हो रहा है, जो आवाम है वो कितना ताउन कर रहे हैं इस सोशल डिस्टेंसिंग पर? जी, जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो जब गवर्नर कोमो हैं न्यूयॉर्क स्टेट के जो गवर्नर हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर थोड़े से इक़दाम किए तो अब आस्ता आस्ता देखने में आ रहा है कि उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब से लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद हुआ है तो सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 हफ्तों में सबसे कम रिपोर्ट हुए केसेस कोरोना वायरस की, जो कि एक बड़ी उम्मीद अफजा बात है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ है। जिस तरह आपने कि ज़ाहिर बर वक्त इक़दाम नहीं किए गए और ये सब इसीलिए तादाद बढ़ी, हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही है, वहाँ की आवाम भी कर रही है, तो क्या सदर ट्रम्प जो थे या इंतज़ामिया जो थी मुख्तलिफ स्टेट्स की वो बर वक्त इक़दाम उठाने में नाकाम रही? एक आम शहरी अमरीका का क्या कहता है? देखिए जी, यहाँ पे जो अमेरिकन अवाम है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी हुकूमत से, खुसूसन जो सदर ट्रम्प ने जिस तरह लीड किया इस पूरे क्राइसिस को, वो बिल्कुल भी अवाम ने उसको जो है वो तकरीबन रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, और बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। इसी 2 रीज़न से मैं आपको बता दूँ। पहली रीज़न ये है कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, तो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया गया, और जैसे कि एक नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उन्होंने इसको भी एक होक्स, अफवाह और कहा कि जी इसको हम फैलने नहीं देंगे, और बड़े बड़े दावे किए इस हवाले से।
लेकिन जब ये और उनकी जो टीम थी उनको मुसलसल ये कहती रही कि ये बड़ा ख़तरा भी बन सकता है, इसको आप मतलब इसको लॉकडाउन में ले जाइए मुल्क को, और ख़ुसूसन अगर लॉकडाउन में कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं करते तो एविएशन और जो सबवे सिस्टम्स हैं उनको बंद कर दिया जाए ख़ुसूसन बड़े शहरों में। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई ख़ास कोई अपील नहीं की या कोई उस पर यानी कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाए, तो उसकी वजह से ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला, उसका ज़िम्मेदार लोग मौजूदा हुकूमत को समझते हैं। दूसरी बात ये कि जो स्टिमुलस पैकेज था 2.2 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 2000 अरब डॉलर से ऊपर का जो पैकेज था, उसमें वादा किया गया था कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लोग अनएम्प्लॉयमेंट देखें, इस वक्त 17 मिलियन लोगों ने, बल्कि 18 मिलियन लोगों ने, जो 18 करोड़ लोग हैं, जो टोटल आबादी 34 करोड़ की है या 35 करोड़ की आबादी है, यानी 50% लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो है वो अप्लाई कर दी है। मेरी ऑफिशियल फिगर्स हैं, आप इसको यानी तो कहने का मतलब ये है कि 18 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई किया, जिसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फिर वो इमदाद भी नहीं पहुंच सकी लोगों तक। आज तक आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी तो बहुत बड़ी फिगर है। अगर 50% जो आबादी है, जो अमेरिकन हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, पाकिस्तानी जो मुकीम है अमेरिका में, उनके बारे में क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर कितने, अब ये भी हम लोग जानना चाहते हैं पाकिस्तान में जो लोग मुकीम है अपने प्यारों के बारे में, कि कोरोना वायरस से कितने पाकिस्तानी अब तक मुतासर हो चुके हैं और उनकी मदद के लिए जो हुकूमत है उसके तहत क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अब अप्रैल मिड भी आ चुका है यहाँ पे और सप्लाई चेन की सूरत हाल को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन अभी भी ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर यहाँ पे ग्रोसरी अवेलेबल नहीं है। आपको पानी नहीं मिलता, आपको हैंड सैनिटाइज़र नहीं मिलता, आपको हैंड वॉश या हैंड सोप है वो नहीं मिलते यहाँ पे। जो एसेंशियल्स आइटम है, खाने पीने की अशिया, वो नहीं मिल रही यहाँ पे। जी बिल्कुल सही, ज़ाहिर है वो खाने पीने की अशिया की भी किल्लत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िर क़य्यूम हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, अमेरिका की सूरत हाल बता रहे थे। ज़ाहिर हमने देखा कि यूरोप के बाद, और यहाँ वुहान से ही शुरू हुआ था, वुहान के बाद इटली इसका निशाना बना और इटली में सबसे ज़्यादा ये सूरत हाल हुई, उसके बाद फिर अमेरिका। तो अमेरिका की हमने आपको सूरत हाल बताई, अब ज़रा इटली की बात कर लेते हैं। इटली में भी हमने देखा कि बहुत तेज़ी के साथ केसेस बढ़े और वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद थी जो कोरोना वायरस से मुतासर हुई। वहाँ पर अब इस वायरस से निपटने के लिए अब क्या इक़दाम उठाए गए हैं? मुस्तकीम गौरी हमारे साथ हैं इटली से, उनसे बात करेंगे। मुस्तकीम, अब क्या मौजूदा सूरत हाल है? हमने देखा कि कुछ ऐसी भी चीज़ थी कि जब इतना पीक पे गया इटली में कोरोना वायरस, और अब थोड़ा सा सूरत हाल कंट्रोल में आ रही है। हुकूमत कितने मौसर इक़दाम उठा रही है और जो आम इंसान को अशिया ज़रूरियाँ हैं वो किस हद तक मैसर आ रही हैं? जहाँ तक बात है यहाँ के अस्पतालों की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट के मुताबिक जो दुनिया का दूसरा बेहतरीन हुकूमती हेल्थ सिस्टम है वो है इटली का। उस लिस्ट के मुताबिक पहले नंबर पर फ्रांस, दूसरे नंबर पर इटली, 7वें नंबर पर स्पेन, जबकि 122 बेहतरीन निज़ामों में से एक है जो दूसरे नंबर पर है। वहाँ का सिस्टम जो है अपने तौर पर काम कर रहा था, मगर उसने अपने तौर पर बेस्ट करने की कोशिश की, मगर मरीज़ों की तादाद जिस तेज़ी से बढ़ी वो सिस्टम हमने यहाँ पे बैठता हुआ देखा, और उस सिस्टम ने फिर अभी भी यहाँ के अस्पताल अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। और जो सबसे अच्छी बात है यहाँ जो हम मुशाहिदा कर सकते हैं वो यह है कि किसी भी किस्म की जो खुराक और अशिया ख़ौर-ओ-नोश है उसकी कोई किल्लत नहीं है। तमाम स्टोर्स पर, सुपर स्टोर्स पर अशिया ख़ौर-ओ-नोश मिल रही हैं, आवाम बआसानी ख़रीद सकते हैं, और जिनमें सकत नहीं है कि वो ख़रीद सकें उनको यहाँ की मुकामी हुकूमतें 100 यूरो के वाउचर्स दे रही हैं ताकि लोग आसानी से उन्हीं स्टोर्स पर जाकर वो राशन ख़रीद लें अपनी मर्ज़ी से। और जो वो नहीं भी ख़रीद सकते तो कुछ यहाँ के इदारे और तंजीमें हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मसला होता है, कागजात का मसला होता है, आइडेंटिटी का मसला होता है। तो उस वजह से अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे इटली के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की तारिकीन वतन की है, तो अगर उनके साथ भी कोई मसला है तो वो रज़ाकार तंजीमें जो हैं उनको खुराक मुहैया। जैसा कि मुस्तकीम, लेकिन ये क्या तासुर दुरुस्त है कि हमने देखा कि इटली में लॉकडाउन पर लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, सीरियसनेस शो नहीं की, ये गलती हुकूमत की थी या फिर आवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया? अब क्या सूरत हाल है? क्या अब आवाम सिचुएशन की संगीनी का पूरी तरीके से एहसास कर रहे हैं?
जहाँ तक इस बात का तासुर है कि अतालवी हुकूमत ने लॉकडाउन को करने में ताख़ीर की या अतालवी अवाम ने इसको संजीदा नहीं लिया, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। अतालवी हुकूमत ने जब ये मामलात हुए, यहाँ पर तकरीबन 20 रीजन हैं और हर सूबा हर रीजन अपने अपने मामलात को देखता है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 3 जो रीजन थे जिनमें सबसे पहले लम्बोर्दिया, फिर वनीतो, फिर एमिलिया रोमानिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट किया। तो वहाँ की हुकूमत ने पहले जो है, वहाँ की मकामी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने उन इलाकों को लॉकडाउन किया और सिर्फ उन इलाकों को किया था कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। मगर पूरा मुल्क लॉकडाउन करना उस वक्त इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पहले उसकी कानून साजी की। बिल्कुल सही मुस्तकीम पॉइंट से मजीद भी डिस्कशन करते हैं, बात करेंगे। इस घंटे में आप लोगों के मसाइल की, आपके सवालात लिए जाएंगे, लाइव कॉल्स लिए जाएंगी। माहिर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ मैं आपका करवा देती हूँ। कराची स्टूडियो से जो है ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक रफ़ी साहब, जो कि वीसी हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और डॉक्टर अदील हमें ज्वाइन करें लाहौर से, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आज हम आपकी लाइव कॉल्स ले रहे हैं, जो कि हमेशा हम आपके लेते हैं। आपके मसाइल, आपके जहनों में जो भी सवाल है कोरोना वायरस के हवाले से, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो आपके खदशात हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लाइव कॉल्स लेने से पहले डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर तारिक साहब, मेरा एक सवाल है जो कि व्हाट्सएप पे भी हमें मौसूल होते रहते हैं। ज़ाहिर खदशात भी हैं लोगों के। अब नई नई चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं जो आ रही हैं। सर, सेल्फ मेडिकेशन के बारे से बहुत दफ़ा बात की जा चुकी है। ये मौसम है जिसमें नज़ला ज़ुकाम और बुखार अमूमन हो जाता है और लोग सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल में क्या सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए? अगर किसी को मौसमी बुखार है, ज़ुकाम है और उसको पता है कि मुझे एलर्जी के सिम्टम्स रहते हैं या मुझे कोल्ड और फ्लू होता रहता है, तो उस सूरत में हर कोल्ड और फ्लू जो है वो कोरोना नहीं है, इस बात को याद रखें। इसलिए अगर उसको नॉर्मल एलर्जी है, ज़ुकाम है, कोल्ड और फ्लू है, तो उसके लिए अगर वो दवाइयाँ लेता है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये कि बग़ैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के, तो वो तो ज़ाहिर है कोई रेकमेंड नहीं करेगा कि आप कीजिए। लेकिन अगर आप कोल्ड और फ्लू की दवाई लेते हैं अपने डॉक्टर की एडवाइस पर, वो तो सही है। लेकिन अगर आप ख़ुद लेते हैं तो कई दफ़ा आप ऐसे सिम्टम्स को मास्क कर देते हैं जो कि शायद आपको कोरोना की वजह से हो रहे हो। बेहतर ये है कि आप इस सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर वो कहता है तो फिर आप दवाई लीजिए। ख़ुद दवा लेना बहुत ख़तरनाक है। ठीक है डॉक्टर अदील साहब, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह हो सकती है कोरोना वायरस की सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। देखें, इसमें जो सेल्फ मेडिकेशन है वो ऐसे ही है जैसा कि सर ने भी बताया कि कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि लोगों ने फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन खुद से लेना शुरू कर दे। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में उसकी टॉक्सिसिटी होना शुरू हो गई और जिसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी मुरतब हुए। इसमें देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई फ्लू है, कोई नज़ला ज़ुकाम है, तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ना कि उन्हें खुद से ही अद्वियात लेनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक लाइव कॉल हमारे पास है, मिसेस नईम एजाज है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ये पूछना था कि अगर एक बंदे को कोरोना हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, तो वो कहते हैं कि उसके अंदर वायरस रह जाता है, तो वो वायरस दोबारा भी एक्टिव हो सकता है। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि ये सीना रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? क्योंकि मेरा भांजा है, वो खारिया हॉस्पिटल में है और उसको आज 18 दिन हो गए और वो कह रहे हैं कि हमारे पास किट्स ही नहीं और आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही। क्या इतने दिन लगते हैं इसकी रिपोर्ट आने में? बिल्कुल सही मिसेस नईम, आपके दोनों सवाल हम ले लेते हैं। जी डॉक्टर तारिक साहब, क्या बताएंगे आप? जी देखिए, बात है कि किसी को एक दफ़ा कोरोना वायरस हो जाए और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ जो है उसको एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो सेफ़ होता है। क्या वो वायरस बाकी रह सकता है? देखिए, जब वो सिम्टम फ्री हो जाता है तो अमूमन वायरस नहीं रहता, मगर उसको कंफर्म करने के लिए ऐसे तमाम मरीज़ों का जो है कोविड का टेस्ट किया जाता है और वो जब टेस्ट नेगेटिव आता है तो इससे पता चलता है कि वायरस ख़त्म हो गया। लेकिन ये क्योंकि एक नया वायरस है, अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात जो है वो हतमी नहीं है। बिल्कुल। चाइना में भी बहुत सारे लोग जो ठीक हो गए थे उन्हें दोबारा ये चीज़ हुई है। अच्छा। हालांकि असुली तौर पे जो वायरल इन्फेक्शन के बाद चांसेस कितने होते हैं, रेशो कितना होता है? देखिए, अभी तक कोई गारंटेड कोई नहीं कह सकता कि कितने, लेकिन ऐसे मरीज़ आ रहे हैं। और जहाँ तक इनका ये कहना था कि मेरे भांजे का 18 दिन से हुआ गया, टेस्ट हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट तो विद इन 24 आवर्स आ जाती है मैक्सिमम। तो हो सकता है वो कोई और टेस्ट किया हो और वो कोविड का टेस्ट ना किया हो और इनको सही मालूमात ना हो। लेकिन पहले वाले सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि क्या वायरस रह जाता है?
देखिए असूली तौर पर तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन चाइना में क्योंकि रिलैप्स हुआ है इसलिए इस बात का खतरा है कि शायद वायरस जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहे और बाद में दोबारा एक्टिव। तो डॉक्टर साहब ये जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं सेहतयाब होने के बाद कोई खास एहतियात जो ही करते रहें और उसको जारी रखें? देखिए पहली चीज़ तो यही है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद उनके 3 टेस्ट होते हैं जिसमें वो तीनों दफ़ा नेगेटिव आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उनमें कोरोना नहीं है। एहतियात तो वही है जो कि नॉर्मल शख्स को करनी है कि दोबारा भी इन्फेक्शन का खतरा है तो अपने आप को बचाएं, वही सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ वगैरह को वॉश करते रहें, मास्क पहन के रखें, मास्क अपने को भी बचाने के लिए और अपने आप से दूसरों को भी बचाने के लिए। वो एहतियात तो वही होगी जो अमूमन आप करते हैं। सही। और आइसोलेशन में कितने दिन तक रहा जाए? देखिए जिनको कोरोना वायरस हो जाता है उनकी आइसोलेशन जो है वो डिपेंड करती है कि कब तक वो कोरोना से इम्प्रूव करके नेगेटिव नहीं हो जाते। ये 6 से 8 हफ्ते तक भी चल सकती है। लेकिन जिन लोगों को कोरोना वायरस से सिर्फ नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन उनका एक्सपोजर ऐसे लोगों के साथ हुआ है लेकिन कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया, उनके लिए फिर 14 दिन की क्वारंटीन की एडवाइस है। सही। डॉक्टर आदिल से भी यही सवाल है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है ये बहुत दफ़ा सवाल किया गया कि एक अच्छा मोहम्मद हुसैन को ज़रा मैं ले लेती हूँ फिर आपसे बात करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन साहब, क्या सवाल है आपका? मैं मोहम्मद जुबैर बोल रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद जुबैर। जी मोहम्मद जुबैर साहब। जी हाँ, जो इंसान बाहर से हाथ धो ले अच्छी तरह उसके बाद वो मुंह हाथ नाक पर हाथ लगा सकता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप घर में बैठे ग्लास पहनकर, ग्लास पर ये जरासीम नहीं लगता डिस्पोजेबल ग्लास पर? ठीक है आपका सवाल लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर आदिल साहब सवाल आपने सुन लिया होगा। अच्छा मैं इनका जवाब देता हूँ। देखें हाथों को धोना और अपने मुंह को धोना वो बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी है। उसके बाद बेशक आप अपने मुंह को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन क्या आपने उसी तरह से हाथ धोए हैं जिस तरह से आपको हदायत दी गई है? उसमें ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कम से कम 20 से 25 सेकंड अपने हाथ बड़ी एहतियात के साथ धोएं। और दूसरा ये कि उसके बाद आपके हाथ जो हैं वो जगह जगह पे ना लगे हों जहाँ पे कि वायरस होने के चांसेस हैं, ना ही ये हो कि आपने लोगों के साथ हाथ मिलाए हों। जाहिर है कि अब हम लोग रह रहे हैं तो हमें अपने मुंह को हाथ भी लगाना पड़ता है, चेहरे पे कहीं खारिश हो जाती है, सफाई करनी पड़ती है, और जो हमने चेहरा धोना है वो भी अपने हाथों से ही धोना है। तो अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप बेशक उसको उसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा इनका सवाल ये था कि ग्लव्स पहन के क्या हम उस पे वायरस नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्लव्स पे बिल्कुल वायरस आ सकता है, ग्लव्स वायरस आ सकता है, लेकिन ग्लव्स बिल्कुल सही है कि आपके जो अपने हाथ हैं वो उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। मिसेस हुसैन कराची से हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। डॉक्टर साहब जरा उनकी कॉल ले लें, उनका सवाल आपको वैसे घरों में बिल्कुल सही। मिसेस हुसैन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? कराची से। जी मुझे ये पूछना था कि जो घर में हमारे गोश्त और मुर्गी वगैरह जो जिस तरह की चीजें आती है तो शॉपर तो हमने अलग कर ली, उनको किस तरह से डिसइंफेक्ट करेंगे? सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि हम जो एक क्लोरीन या जो ब्लीच वगैरह का जो पानी बनाते हैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हम अपने घर में जो खुद बना रहे हैं उसको जस्ट स्प्रे कर देना काफी है या जरूरी है कि इसको किसी टॉवल से या कपड़े से वाइप किया जाए? बिकॉज एक एक चीज को वाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में गाइड कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल ले रहे थे। डॉक्टर तारिक साहब देखिए इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप बाज़ार से जो सामान लाते हैं उसकी जो पैकिंग का मटेरियल है, चाहे वो प्लास्टिक है या वो कोई पेपर का पैकिंग मटेरियल है, उसके ऊपर अगर वायरस सेटल हो जाता है तो वो काफ़ी घंटों तक रहता है, वो ये नहीं कि चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए 2 एडवाइजेबल है। अगर आप बाहर से कोई सामान लेकर आए हैं और वो सामान जो है वो पैकेट्स के अंदर है तो आप उन पैकेट्स को 1 दिन के लिए छोड़ दें ताकि वो पैकेट्स के ऊपर अगर है भी तो वो डेड हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ है कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, फॉर एग्जांपल ऐसे खाने की चीज़ें जो कि ख़राब हो जाएंगी। उन्होंने गोश्त का पूछा कि उसको गोश्त के लिए तो ये कि देखिए गोश्त के ऊपर जो उन्होंने कहा कि सेलोफीन की पैकिंग है उसको जो है आप क्लोरीन के पानी से पैकिंग को धो सकते हैं और उसके बाद जो है गोश्त को आप अपने निकाल लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करने से पहले 1 दिन के लिए छोड़ दें ताकि खुदा न खास्ता उसको वायरस है तो वो ख़त्म हो जाए। ये सारी एहतियात जो है ना, देखिए इनमें लाजमी चीज़ फिर भी यही है कि आप जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें फिर भी यही है कि आपने उन तमाम चीज़ों से जो बाहर से आप लाते हैं वही एहतियात करनी है, जैसे कि आपने ग्लव्स पहनने और आपने मुंह को हाथ नहीं लगाना इन चीज़ों को हाथ लगाने के बाद, अदरवाइज वो ट्रांसफ़र हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब मिसेस को हुसैन को मिल गया होगा। ज़रा यहाँ पर एक
तो जनाब अब आपके जो सवालात हैं ज़ाहिर है वो आपके जहनों में खदशात भी होते हैं कि भाई लतीफ़ हमारे साथ हैं, पहले मैं उनको ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब, जेलम से हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दीजिए, आवाज़ बंद करके बात कीजिएगा। अगर आप आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक यही इसी हवाले से एक मैसेज आया है, व्हाट्सएप पे भी सवालात आ रहे हैं डॉक्टर तारिक साहब कि जो गोश्त हम लेकर आते हैं बाहर से और अगर हमें वो इस्तेमाल नहीं करना तो क्या हम उसको धोए बगैर फ्रीज़ कर सकते हैं? देखिए, उसको धोए बगैर तो आप फ्रीज़ ज़रूर कर सकती हो, लेकिन अगर आप धोने की बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि अगर खुदा ना खास्ता और गर्म पानी से आप धोइए। गर्म पानी से धोने में, क्योंकि वायरस जो है गर्म पानी से जल्दी ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर आप गोश्त लेकर आएँ या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसको वॉश करना है, या आप फ्रूट्स लेकर आएँ, उसको आप गर्म पानी से वॉश करें। वॉश करने के बाद फिर आप उसको बेशक रख दीजिए। बगैर वॉश किए हुए अगर आप कोल्ड उसमें रखेंगे तो वायरस ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है ज़िंदा रहेगा। तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अदील साहब एक और सवाल इस तरीके का आया है कि ज़ाहिर जब आप आते हैं तो अपने जो जूते हैं क्या उनको भी आप डिसइंफेक्टेड स्प्रे से धोएं या क्या करें, या अगर किसी के पास ये स्प्रे ना हो तो क्या वो साफ़ पानी से अपने जूते धो सकता है या फिर बाहर छोड़ दें? करें क्या उन जूतों के साथ जो आप बाहर पहन के जाते हैं? सा वो गोश्त वाले सवाल का भी बता दूं कि जब आप उसको गोश्त को पकाते हैं तो वो ऑब्वियसली उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वैसे भी डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। सेकंड, जहाँ तक ये जूते वाला सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि आप जब अपने घर में आते हैं तो सबसे पहले अपने जूते दरवाजे के पास उतार दें। जूतों को अपने घर के अंदर मत लेके जाएँ और वहीं पर अपनी सॉक्स भी उतार दें, और कोशिश करें कि सीधा आप वॉशरूम में जाएं, वहीं पे अपने कपड़े जहाँ पे आपके धोने वाले कपड़े हैं वहाँ पे फेंक दें, अपनी जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें फेंक दें दूसरे जो धोने वाले कपड़े हैं, और नहा के सीधा आप एक नए कपड़े पहन के फिर बाहर आएँ। और जहाँ तक है डिसइंफेक्ट करने की शूज़ को ज़रूरत, तो वो देख लें आपके जूते किस तरह के हैं, और आया कि आप उसके ऊपर अगर क्लोरीन का स्प्रे करते हैं तो वो ख़राब होते हैं, खराब तो नहीं हो जाते ये भी चीज़ें। लेकिन अगर वो बाहर पड़े रहेंगे तो जाहिर है कि वायरस की एक मुद्दत है। तो बिल्कुल पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब के बाहर पड़े हैं तो बेहतर है कि उनको आप वहीं छोड़ दें। मोहम्मद मोइनुद्दीन मियांवाली से लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, क्या सवाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद मोइनुद्दीन मियांवाली शहर से बात कर रहा हूँ। जी जी मुहतरमा, गुजारिश ये है कि आजकल जो गंदम का मौसम है ना, उठा रहे हैं फसलें, जी जी संभाल रहे हैं, तो इस दौरान फसलें संभालने के दौरान भी काफी यानी कि मजदूर काम कर रहे होते हैं, लोग अपनी फसलें उठा रहे होते हैं, तो साथ ही साथ यानी कि वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो क्या इस दौरान भी क्या कोरोना का कोई मरीज अगर हो तो ये मुकम्मल तौर पर फैल सकता है वहाँ पर जितने अफराद काम कर रहे हैं? जाहिर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर तारिक साहब से पूछें। डॉक्टर तारिक साहब, कैसे बचें वो जो लोग फसल काट रहे हैं या फसल के दौरान जो किसान होते हैं, वो किस तरह से महफूज रखें अपने आप को? देखिए, अगर आप फसल का सीज़न है, फसल कटाई का सीज़न है, फसल तो कटेगी। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, लेकिन उसके लिए एक SOPs बना दी हैं कि क्या क्या तरीके आपने इख्तियार करने। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए SOPs बनाए, वही उनको चाहिए कि वो फसल कटाई के लिए और गांव वालों के लिए भी SOPs बनाए। लेकिन इसमें अगर किसी खुदा न खास्ता एक शख्स को भी वायरस है तो वो बाकी लोगों को फैला सकता है, इसलिए इसमें 2-4 चीज़ों की एहतियात कीजिए। पहली बात तो अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह है तो पहले तो वो अपने आप को टेस्ट करा ले कि वो इस बीमारी से बचा हुआ है, तब वो इसमें काम करे, अदरवाइज़ वो ना आए। दूसरी बात ये कि आप लोग आपस में करीब ना आए, डिस्टेंस रखें कम अज़ कम 6 फीट का, जितने भी लोग वहाँ कटाई करें। तीसरी बात यह कि कोशिश करें कि आप ग्लव्स वगैरह पहन के रखें ताकि आप अगर किसी तरह से भी किसी को है तो वो इसको ट्रांसफ़र ना करे फसल में। उसके अलावा जब आप घर जाएं तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, अपने कपड़े उतारें, नहाएं, जूते बाहर उतारें और जूतों को डिसइंफेक्ट आप कर सकते हैं। उसके लिए ये कि आप डिटॉल को पानी में मिलाकर या क्लोरीन को पानी में मिलाकर वो स्प्रे बना सकते हैं, मिलाकर आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और घर में पोंछा भी लगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, असलम साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी क्या सवाल है असलम साहब? मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से, क्या खांसी को कंट्रोल करने से कोरोना के वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? शहद के साथ मिला के मैंने अपने आप पे एक तजर्बा किया जिससे मैं कामयाब हुआ। अच्छा। तो ये क्या इसके सिम्टम, मैंने क्योंकि इसका भी टेस्ट वगैरह तो नहीं करवाया था। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसके बाद से खांसी भी नहीं हुई, गला भी ठीक हो गया, नज़ला भी ठीक हो गया। बुखार नहीं हुआ था आपको? बुखार हल्का था। अच्छा।
जिसकी मैंने मेडिसिन ली थी डॉक्टर से। ठीक है। और डॉक्टर ने नज़ले की भी मेडिसिन दी थी और खांसी की एक इन्होंने दी थी हाइड्रोलिन, लेकिन वो मैंने पी तो वो पीने के बाद मेरे जिस्म में जैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है या इंसान के हवास जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं जी, इस तरीके से, लेकिन मैंने वो छोड़ दी। ठीक है असलम साहब, यानी कि मेडिसिन आपने ली और आप ठीक हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक साहब आपसे भी, डॉक्टर अदील साहब से भी पूछती हूँ। पर डॉक्टर तारिक साहब बताइएगा ये जो सवाल है इनका, आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए बात ये कि इन्होंने कहा कि मैंने शहद का इस्तेमाल किया, मैं ठीक हो गई। ये सारी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट्स हैं या आप कह सकते हैं घरेलू टोटके। बात ये है कि इस वक्त तक टिल डेट जब भी हम बैठे हुए वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। जितने इस वक्त तक कोई इलाज नहीं, इसका सिर्फ इलाज वो है कि एहतियात की जाए और कोई इलाज नहीं। जितने भी ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो क्लोरोक्विन टैबलेट हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट्स हो या कोई भी दवाइयाँ जो कही जा रही है, ये सारी एम्पेरिकल है जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, ये जो इन साहब को हुआ है, कोई इन्होंने टेस्ट तो नहीं कराया कि इन्हें कोरोना था जी। देखिए सारी खांसियाँ जो है वो कोरोना नहीं होती, हो सकता है आम खांसी हुई हो, इन्होंने शहद लिया, मौसमी भी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि जी ये इलाज है ऐसा कतई नहीं है। परेशान ना हो, बिल्कुल सही, परेशान ना हो। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे अलामात हैं तो सबसे बेहतर ये है कि वो अपना टेस्ट करवा ले। मियाँ शमशाद लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, ये आम फ्लू नमूनिया से कोरोना में क्या फ़र्क है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अदिल साहब क्या फ़र्क है एक आम फ्लू में और कोरोना वायरस में? देखिए सर ने शुरू में एक इंतहाई खूबसूरत बात की थी कि जितने भी फ्लू हैं वो लाजमी नहीं कि कोरोना हो, लेकिन इसमें भी फ्लू हो सकता है। इसमें हम लोगों के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना कि वेदर ये एक आम सा फ्लू है या कोरोना है, ओबियसली वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसके कुछ SOPs बने हैं जिसमें कि हमने देखना है कि आया पेशेंट की किसी ऐसे मरीज़ के साथ कांटेक्ट हुआ है जिसको पहले कोई कोरोना हो, या आया कि मरीज़ वहाँ से आया हो जहाँ पे कोरोना की वबा ज़्यादा फैली हो। तीसरी चीज़ ये कि बुखार जो है वो किस तरह से है, उसको कैसे हम कोरोना से डिफ्रेंशिएट करें। बाकी और भी उसमें चीज़ें जिस तरह के बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स, मतलब कि जिस्म में तनाव का रहना और काहली रहना, सुस्ती रहना, ये वाली चीज़ें आप देखेंगे कि आम जो फ्लू होता है नॉर्मली परसिस्ट करता है 3 से 4 दिन, और आपके जो घर के टोटके हैं उससे भी वो ठीक हो जाता है, और उसमें फीवर लेस लाइकली होता है, ठीक है। लेकिन जो कोरोना के अगर आप पेशेंट देखें उसमें फीवर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको एक आम फीवर है या फिर आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट डॉक्टर साहब। मिसेस इमरान पिंडी से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इमरान, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि मुझे एलर्जी है फ्लू की और कफ की, मुझे आमतौर पर रहती है ये एलर्जी ना। अच्छा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या मुझे इसके लिए टेस्ट करवाना चाहिए? मैं इसके लिए ज़ैटोफिन, डॉक्टर साहब ने मुझे, जो मेरे डॉक्टर है उन्होंने ऐसे पाई मुझे सिरप रिकमेंड किया हुआ है, तो उसके लिए मैं डेली वो सिरप लेती हूँ। और सेकेंडली मेरी बड़ी बेटी है, वो ये 15 साल की है, उसको टॉन्सिस का मसला है, तो उसके भी गले में एंटी एलर्जी का उसको मसला है, तो वो मेडिसिन लेती रहती है। तो क्या इस केस में हमें किसी टेस्ट वगैरह की जरूरत है? वैसे मैं एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाते हैं, सही है, बाकी भी सब कुछ है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? बहुत शुक्रिया मिसेस इमरान, आपका सवाल आ गया जी। डॉक्टर तारिक साहब। देखिए बात यह कि जैसे इन्होंने खुद कहा कि मेरे को एलर्जी की हिस्ट्री है और मुझे ज़ुकाम और खांसी रहता है, तो जिनको हिस्ट्री एलर्जी की है, चाहे उनकी बेटी को भी अस्थमा एलर्जी हिस्ट्री की है, तो इनको किसी किस्म के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कोरोना वायरस जो है वो लाजमी नहीं है कि हर एक को जिसको खांसी या ज़ुकाम है उसको कोरोना है। ये एक फेयर है जो हमारे लोगों में डेवलप हो गया, उस फेयर से आपको चाहिए अपने आप को बचाएं। देखिए जब तक आपको तेज़ बुखार ना हो, खुश खांसी ना हो, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही हो, या आपका टेस्ट चेंज हो गया, या आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसमें तब्दीली आ गई है, या आपको कोई ऐसा एक्सपोजर किसी ऐसे शख्स से हुआ है जिसका कोरोना पॉजिटिव था, या आपके सिम्टम्स विद इन 7 to 8 डेज सेटल नहीं होते हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि जाकर टेस्ट कराइए। लेकिन अदरवाइज़ जब आपको पता है कि मुझे एलर्जी है तो आपको या आपकी साहिबजादी को कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल कीजिए, और जो आपके डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ बताई हैं उन डॉक्टर साहब की बताई हुई दवाइयों को लीजिए, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। राइट, बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मिसेस इमरान को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप लोग घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, बस आप लोगों ने एहतियात करनी है। उबैद शेख हैं कराची से हमारे साथ, लाइव कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम ये कोरोना की जो
अलामत हैं और सिंपल अलामत है, उसमें डॉक्टर साहब पूछ लें फ़र्क क्या है? जी वो अभी बताया है, चलें दोबारा आपके लिए बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर तारिक साहब, अब आप बता दें कि क्या फ़र्क है एक आम वायरस में और कोरोना वायरस? देखिए, एक हमारे पास 3 तरह की चीज़ें जो मिमिक करती हैं, रिजेंबल कर सकती हैं। एक तो है एलर्जी, और दूसरा है कॉमन कोल्ड, और तीसरा है फ्लू, और फिर कोरोना वायरस है। देखिए, कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है अमूमन सीजनल होते हैं, इनके अंदर जो खांसी होती है उसमें बलगम आता है। कॉमन कोल्ड वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं होती है, और फ्लू के अंदर भी बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, खांसी हो सकती है लेकिन बलगम वाली होगी। कोरोना के अंदर जो फ़र्क है वो ये कि बहुत तेज़ बुखार होता है। कोल्ड में बुखार नहीं होता, फ्लू में बुखार हो सकता है लेकिन इतना तेज़ नहीं। साथ में बच्चे जो शख्स है जिसको बीमारी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसकी खांसी बिल्कुल खुश्क होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, उसके सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो तब्दील हो जाता है, उसको कई दफ़ा डायरिया भी हो सकता है। रिसेंटली जो सिम्टम्स नोट किए गए हैं जो कि रेयर हैं लेकिन कोरोना के पेशेंट्स हैं, वो है कि उनको हार्ट को डैमेज कर सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, खुदा न खास्ता दिमाग में जाकर वो वहाँ पर एनकेफेलाइटिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आम अगर आपको कोल्ड और फ्लू है तो उसमें कोई बहुत तेज़ बुखार या बहुत शदीद खांसी नहीं होगी, और वो विदिन 7 to 8 डेज दवाई लेंगे तो सेटल हो जाएगा। अगर वो सेटल नहीं होता, तकलीफ़ बढ़ती जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, फिर आप यकीनन जाकर टेस्ट कराइए। ठीक है, साबिर शाह लाइव कॉलर है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका साबिर? ये है कि हुकूमत पंजाब तो कह रही है मस्जिदों में इकट्ठे होकर नमाज ना पढ़े। ये एक मसला तो चलो हल हो गया कि वो 2 आदमियों को छोड़ के जमात कराएं, मगर ये मसला नहीं समझ आ रही कि जो शादी ब्याह हमारे घरों में चल रही है उसको अब क्योंकि काफी अर्सा हो गया, हमने अपनी बच्चियों की बेटों की शादी करनी है, इसमें अगर हम एंगेजमेंट को करते हैं अपनी शादी रस्म, इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ कोरोना का खर्चा बढ़ेगा या कम ही रहेगा, उसकी क्या तदबीर है, क्या उसकी हिफाजत? साबिर शाह साहब आपका सवाल आ गया सर, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। बहुत कॉल्स आ रही हैं आपकी, लेकिन ये लास्ट कॉल थी, आपकी कॉल्स फिर हम लेंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदील साहब, आप बताइएगा क्या करें एहतियाती तदाबीर? देखें, इसमें तो बिल्कुल एक समझने वाली बात है कि हमें इन चीज़ों को पेंडिंग ही करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। किसी भी सूरत में हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह की जो एंगेजमेंट्स हैं, जो शादियां हैं, अगर जहाँ पे हज बंद हो गया है तो ये शादियां तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। ये हमें यकीनी तौर पे बंद करनी पड़ेंगी तब तक जब बदल रही है दुनिया। बदलती दुनिया में अपनी चीज़ों को आपने बदलना होगा, महदूद तभी आप महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब आपका भी, डॉक्टर अदील आपका भी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपकी तमाम लाइव कॉल जो हैं वो हम लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।